हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भाई बहनों, देवी सज्जनों। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने आए हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगा जो अभी अभी 10th का एग्जाम क्लियर करके 11th में सीबीएसई में पढ़ रहे हैं कॉमर्स। तो एक सब्जेक्ट आपको 11th सीबीएसई कॉमर्स में आता है जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में बीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीएसटी। तो अगर आप लोग भी 11th में एंटर कर रहे हो और कॉमर्स में अपना करियर देख रहे हो, ठीक है, तो एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा बीएसटी। ये किसके लिए बेटा? जो सीबीएसई से अपना करियर आगे बढ़ाना चाहता है। तो आज इस वीडियो को जरा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जो आपको एक्चुअल पढ़ने में मदद करेगी कि भाई बिजनेस स्टडीज क्या है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट कॉमर्स। And today in this video we are going to learn about what do you mean by commerce। ठीक है, ये कीड़ा आया कहां से, इसके क्या हिस्ट्री है और क्या प्रेजेंट है, और क्यों आप लोगों के लिए, एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कॉमर्स सिलेक्ट कर रहे हो बट आपको पता तो होना चाहिए कि कॉमर्स आया कहां से, क्या मायने हैं कॉमर्स के, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हिस्ट्री है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सी आदर्श जोशी और शुरू करते हैं एक जर्नी जिसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी एक्चुअली बिगिन एंड गो इनटू डीप डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय द वर्ड कॉमर्स। कॉमर्स इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स क्या है? ऑल द एक्टिविटीज दैट आर कैरिड ऑन फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर, गुड्स का मतलब क्या होता है? सर, मूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कि ये फोन, सॉरी, इट इज कमिंग अटैच विद द पावर बैंक, सो देयर आर टू गुड्स, फोन एंड पावर बैंक। इसी तरह आपकी कार, बाइक, आपके अगर अभी कुछ खा रहे हो तो बिस्किट से लेके, मिल्क से लेके, फ्रूट से लेके, एवरीथिंग दीज आर गुड्स। एट द सेम टाइम, व्हाट डू मीन बाय सर्विस? सर, आप लोगों ने कभी मूवी देखने थिएटर में गए होंगे, आप लोग कभी बाल कटाने सलून में गए होंगे, या कभी कोई से फॉर एग्जांपल क्लासेस आपने अटेंड की होगी, जैसे ये लेक्चर आप अभी ऑनलाइन देख रहे हो, दीज आर सर्विसेज। ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नथिंग बट कॉमर्स। अब ये यहां तक पहुंचा कैसे? व्हाट वाज द ओरिजिन? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो जरूर आपके व्यूज इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो कॉमर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कॉमर्स के मायने क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इमेजिन, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एनी कॉमर्स। मतलब आपके हाथ में जो अभी मोबाइल फोन है, इन सब को भूल जाओ, उनके सारे एप्लीकेशंस को भूल जाओ, यूपीआई को भूल जाओ, बैंकिंग एप्स को भूल जाओ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट भूल जाओ, मिंत्रा भूल जाओ, सोल स्टोर भूल जाओ। एवरी ऐप, एवरी प्लेटफॉर्म, एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एवरी ऑफलाइन, वट एवर आप जहां पर भी शॉपिंग करते हो, मॉल्स, इन सब को भूल जाओ एंड इमेजिन करो हाउ द वर्ल्ड वुड हैव बीन। वेल, आप नहीं इमेजिन कर पाओगे, मुझे पता है, बिकॉज मेरे लिए भी इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है इन अ वर्ल्ड विदाउट कॉमर्स। तो लेट मी टेक यू टू दोज डेज व्हेन ये सब हुआ ही नहीं करता था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बहुत बहुत पहले, जहां सिविलाइजेशन भी नहीं थी। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये कैसे ये लोग जंगल में रह रहे हैं ना। वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स। आपको पता है, आपने हंटर्स एंड गैदरर्स सुना होगा। हम लोग बहुत चिल लाइफ जीते थे, बहुत मजा नहीं लाइफ जीते थे। पता नहीं किसके दिमाग में आया कि मातापची करने का, एकदम मस्त सुबह उठने का, अगर जिंदा बचे तो नहीं हो सकता है ना रात में कोई आपको मार के खा जाए। ये थोड़ा सा सेफ्टी रिस्क था, लेकिन चलो मान लो आप रात कट गई और आप सुबह उठ गए, तो सुबह उठने का, चिल करने का, कोई ब्रश करने का लफड़ा नहीं है, कोई डांट नहीं है, कोई नहाने के लिए आपकी मम्मी आपको नहीं डांट रही है क्योंकि मम्मी भी नहीं नहा रही है, सब जंगली लोग है ना। हाथ में अपन क्या भाला वाला लेके ऐसे हुआ हुआ करते हुए जा रहे हैं, जिधर जो पसंद आ जाए, है ना, जो मिल जाए। मतलब कभी आपको खरगोश मिल जा रहा है, कभी डियर मिल जा रहा है, कभी गाय, कभी बकरी, कभी कुछ कभी कुछ, जो मिल रहा है हम उसको हंट करेंगे, हम उसको गैदर करेंगे, हम अपना पेट भरेंगे और तान के पेड़ के नीचे सो जाएंगे। भाई, असली जन्नत थी, असली जन्नत थी भाई। फालतू में अपन ने एफर्ट्स डाल के उसको नरक बनाया, क्योंकि आज ये नहीं होता ना, ये पहले होता था। तो कॉमर्स के पहले ना हम लोग बहुत ही सॉर्टेड लाइफ जीते थे,
जो आज पॉसिबल नहीं है। सुन के आपको मजा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर चलो ना यार एक बार का, चलो ना लेट्स डू इट फॉर सम इयर्स, है ना। मन करता है ऐसा, मतलब इतना भी आसान जिंदगी नहीं थी भाई। क्योंकि ऑलवेज इट्स नॉट दैट यू आर गोइंग टू बी द हंटर, समटाइम्स यू कैन बी द हंटेड ऑल्सो। तो ये जो लाइफ अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, वो उतना ही डरावना और खतरनाक हो जाता है व्हेन समवन एल्स इज देयर टू हंट यू ना। खैर चलो, तो ये टाइम ना बड़ा जबरदस्त था। हम लोगों के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं था, है ना। हम लोग चुपचाप से आपस में झुंड में रहते थे। आपको पता है ह्यूमंस जो है वो हमेशा झुंड में रहते हैं। हम शेर की तरह आइसोलेटेड अकेले रह के अकेले शिकार करके अपना पेट भरने वालों में से नहीं है। हम एक पैक में एक फैमिली के साथ घूमते थे, एक ट्राइब के साथ घूमते थे। तो हमें शिकार भी करना, जैसे वुल्फ, वुल्फ का पूरा पैक होता है, पूरा वो एक पूरे पूरे झुंड होता है और पैक में ही वो लोग शिकार करते हैं, है ना। एक इधर से डराएगा तो दूसरे उधर से झपटा मार लेंगे और उसको सर्कल करके वो प्रे को पकड़ लेते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग भी हंटरर्स थे। हम लोग भी अपने प्रे को झुंड में जाकर हम उसका शिकार करते थे और फिर झुंड में ही खाते थे। हमारा मुखिया होता था, मुखिया सबसे पहले पेट भर के खाता था, फिर बचा हुआ बाकी लोगों में डिवाइड होता था। ये आज भी नेचुरल है। ये आज भी आप वुल्फ पैक में देखोगे तो जो लीडर वुल्फ है, जो कि आपको लगता होगा सबसे आगे चलता है, बट ऐसा नहीं है। लीडर जो होता है वो सबसे पीछे चलता है। कभी भी याद रखना, सबसे आगे कौन चलता है सर? एकदम एजेड वाले वुल्फ चलते हैं, बहुत जो बूढ़े हो चुके हैं। आपने आपने कभी सुना नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। वुल्फ में सबसे वीक जो होते हैं, सबसे एजेड जो होते हैं, घायल जो होते हैं, सबसे आगे चलते हैं ताकि उनकी स्पीड से पूरा पैक जा सके और वो पीछे ना छूट जाए। और अगर शिकार होना है, अगर हमला होना है, तो सबसे पहले ये जो घायल और बूढ़े वुल्फ है, ये लोग शिकार बनते हैं, ये लोग मारे जाते हैं और बाकी लोगों को उतने में भागने का मौका मिलता है। ये नेचर था, ये सब समझते थे। इनके पीछे आते थे कुछ जवान वुल्फ। ये एकदम फिट वुल्फ थे जो फाइट करना जानते थे, अपने आप को डिफेंड करना जानते थे। इनके बाद आती थी माताएं और बच्चे, जो वुल्फ के कब्स होते हैं वो। और उनके पीछे फिर से एक जवान वुल्फ का पैक होता था जो उनको प्रोटेक्ट करता था। देखो कितने अच्छे से ना, सामने भी कुछ पावरफुल वुल्फ, बीच में वल्नरेबल जो हमारा पैक है, और बाद में फिर से पावरफुल वुल्फ। और उसके बाद एकदम पीछे, थोड़ा पीछे आपको एक अकेला सिंगल वुल्फ चलते दिखेगा। वो होता था इसका पैक का राजा, किंग, जो मेन वुल्फ है, जो पीछे से होने वाले हमलों को पकड़ ले, रोक ले और पूरे वुल्फ पैक को डिफेंड करे। जो पीछे से अगर हमला होता है तो ऑर्डर दे कि क्या करना है और फिर डिफेंड करने के लिए जंप करे। ऐसा ही हमारा भी एक प्रोसेस था जिसमें हम लोग भी इसी तरह से हंटर गैदरर्स थे। कोई कॉमर्स नहीं था, कुछ नहीं, बड़ी मजानी लाइफ थी भाई। काटो, मारो, खाओ और जीते रहो, ठीक है। कोई इकोनॉमी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई मार्केट नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई चिक चिक नो जिग जिग, कोई नहाना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मत जानी जिंदगी। लेकिन फिर क्या होता था कि जो मिल रहा है वो खाना है, जब मिल रहा है तब खाना है। फिर ह्यूमंस को लगा कि यार ये ना बहुत मेहनत वाला काम है। हर दिन शिकार करना होता आसान नहीं है। शिकार मिलने के बाद हो सकता है कि कभी शिकार बड़ा मिले तो सबका पेट भरे, और कभी शिकार छोटा मिले तो बहुत सारे लोग भूखे भी सो रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल नहीं था। तो व्हाट वी डिड, हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम, अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वैसे भी खाते ही है जब शिकार नहीं मिलता है, तो क्यों ना हम डेलिबरेटली ट्राई करें कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम ही क्यों ना उगाने की कोशिश करें। एंड दैट इज वेयर एग्रीकल्चर वाज डिस्कवर्ड। भैया जिस दिन एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ, ये ह्यूमन रेस के लिए एक इवोल्यूशन था, एक एंटायर शिफ्ट ऑफ वे ऑफ लाइफ था, एंटायर चेंज था। बिकॉज अब दुनिया सेम नहीं रही। अब हमें एक्चुअली बाहर जाकर किसी का शिकार करेंगे, मेहनत करेंगे तो ही खाना मिलेगा, ऐसा नहीं था। अब हम अपना खुद का खाना उगा सकते थे। हम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम अपना खुद का फूड ग्रो कर सकते। फिर क्या था, फिर जमीन थी, जमीन पे हमने सीड्स लगाए, पौधे उगे, फ्रूट्स आए, वेजिटेबल्स आए, जिसकी वजह से हम लोग पेट भर के खाने लगे। बट कुछ जरा ज्यादा ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ गए। एक परिवार जितना उगाता था उतने में उसका तो पेट भर जाता था, बट उसके बाद भी बहुत सारी उपज थी जो वेस्ट हो रही थी। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, इसका क्या करें? मान लो अगर आप फिशिंग भी सीख गए हो, तो आप जितना आपका पेट में जगह है उतना आप फिश करो। अगर आपको शिकार आता है तो जितनी आपको भूख है उतना आप शिकार करोगे। आपको ज्यादा भूख है तो आप बड़ा जानवर मारोगे, छोटा भूख है तो छोटा जानवर मारोगे। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर करते हो, क्या आप कंट्रोल कर सकते हो कि मैं कितने बीज डालूंगा तो उसमें कितने पौधे उगेंगे और कितना उस एक पेड़ में कितने फल या कितने फूल और कितने वेजिटेबल्स आएंगे? ये गिन पाना उतना इतना आसान नहीं था।
तो बहुत से फैमिलीज में क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन होने लगा। और दूसरी बात, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पेरिशेबल होते हैं। पेरिशेबल का मतलब एक वक्त तक ये रहते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। तो अब ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस का क्या करें? तो लोगों के दिमाग में आया शेयर करते हैं। भाई एक्स्ट्रा है ना, वेस्ट करने से अच्छा शेयर करते हैं। तो अब आप एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। यानी मान लो आपके फील्ड में आलू उग रहा है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वैसे आलू बहुत लेट आया हमारे दुनिया में, हमारे एटलीस्ट हमारे कल्चर में, बट ठीक है, लेट्स अज्यूम आपके खेत में आलू उग रहा है, आपके पड़ोसी के खेत में कांदा उग रहा है, मीन्स ऑनियन। अब आपके पास आपको लगने वाले आपके जरूरत से ज्यादा आलू है और उसके पास उसके जरूरत से ज्यादा कांदा है। तो आपने सोचा क्यों ना हम एक्सचेंज कर ले, मेरे पास जो एक्स्ट्रा पोटैटो है मैं उसको देता हूं और उसके बदले उसके पास जो एक्स्ट्रा ओनियन है वो मैं ले लेता हूं। तो अब हम दोनों के पास पोटैटो और ओनियन दोनों हो गया। लाइकवाइज हम किसी को ढूंढेंगे जिसके पास भिंडी होगी, किसी के पास लौकी होगी, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास तरबूज होगा, किसी के पास फ्रूट होगा, किसी के पास वेजिटेबल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है ये एक्सचेंज करना शुरू किया। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन कॉमर्स, इवन इफ पीपल डोंट नो, वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमैनिटी। इसे कहा जाता था बार्टर ट्रेड या बार्टर सिस्टम, जहां पर आपके पास जो प्रोड्यूस है आप किसी और जिसको वो प्रोड्यूस की जरूरत है उसके साथ शेयर करते थे और उसके पास जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस था वो आप ले लेते थे। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा, से फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा भिंडी है, आप किसी और को ढूंढो जिसको भिंडी का नीड है। और आपको किस चीज का नीड है? सर मुझे वीट चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके पास बहुत सारा वीट हो लेकिन भिंडी ना हो। तो क्योंकि मैं उसको भिंडी दूंगा वो मुझे वीट देगा। तो इस तरह से बार्टर ट्रेड चालू हो गया कि भाई मिल्क के बदले वीट ले लो, है ना, क्लोथ के बदले राइस ले लो, पॉट्स के बदले दाल ले लो, चावल ले लो, पल्सेस ले लो, चना ले लो, सोयाबीन ले लो। बट इसमें इस बार्टर ट्रेड में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था यार? कितना मुश्किल है टू फाइंड अ बायर हुज नीड्स आर एग्जैक्टली मैचिंग विथ योर सप्लाई। लेट मी एक्सप्लेन। आपके पास एक्स्ट्रा वीट है, ठीक है, अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हो जिसके पास चना हो, ठीक है। अब कितना मुश्किल है एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसके पास ना सिर्फ एक्स्ट्रा चना हो बट उसको वीट की जरूरत भी हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास चना तो हो लेकिन वीट की जरूरत ना हो, बोले मेरे पास बहुत वीट है, पूरे साल में हमारा पूरा परिवार बैठ के खा सके, इतना वीट हमारे पास है। तो उसके पास चना है पर फिर भी वो अपना चना आपको नहीं देगा। क्यों? वो बोलेगा मुझे आपसे वीट चाहिए ही नहीं। अगर आपके पास राइस है तो बोलो। फिर अब आप प्रॉब्लम में फंस गए। अब आप एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हो जिसके पास एक्स्ट्रा राइस है लेकिन उसके पास वीट नहीं है, ताकि आप उसको अपना वीट दो, उससे राइस लो, फिर ये राइस ले जाओ और उस बंदे को दो जिसके पास चना है और फिर उससे चना लो। यानी कि वीट से चना डायरेक्ट हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फिर हमने वीट से राइस, राइस से चना ऐसा किया। हो सकता है राइस वाला आपको बोले आलू वाला ढूंढो, अब आप आलू वाला ढूंढ रहे हो, फिर वीट से आलू, आलू से राइस, राइस से चना। सर ये खेलते बैठना बड़ा आसान लग रहा है कि आपको? सर ये बिल्कुल आसान नहीं था। प्लस एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम बात कर रहे हैं ये सब पेरिशेबल नेचर के थे। यानी कि एक लिमिट के अंदर अगर आपने उसको बेच दिया तो बहुत अच्छी बात है, एक्सचेंज कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो पेरिश हो जाएंगे, अपनी वैल्यू लूज कर देंगे एंड यू विल एंड अप विथ नथिंग। तो बार्टर ट्रेड के अपने खुद बहुत सारे लिमिटेशंस थे और सबसे बड़ा लिमिटेशन तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो फिर हमें लगा कि यार नहीं, बार्टर ट्रेड काफी नहीं है, क्योंकि सबसे पहली तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हो रहा है। मतलब मुझे जो बेचना है आगे वाले को वही खरीदना होना चाहिए ना, और मुझे जो खरीदना है आगे वाले को वही बेचना होना चाहिए, एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड एन एग्जैक्ट मैच। दूसरा, अब मेरे को बताओ आप कितना आलू दोगे तो आपको कितना राइस मिलेगा? वॉज देयर एनी स्टैंडर्ड सेट? देयर इज नो स्टैंडर्ड सेट। एक बंदा 1 किलो राइस के बदले 2 किलो आलू दे रहा है तो दूसरा बंदा आधा किलो राइस के बदले 5 किलो आलू दे रहा है, एंड दोनों ट्रेड वैलिड है। तो आप बताओ ना, आप कैसे पता लगाओगे कि वैल्यू का मतलब आलू का उस राइस के साथ क्या वैल्यू कंपैरिजन है? व्हाट वाज द स्टैंडर्ड? कितना आलू देने पे कितना राइस मिले? ये तो सर नहीं पड़ता, ये तो डिमांड और सप्लाई ऐसा चल रहा था, जरूरत के हिसाब से चल रहा था।
अगर मुझे बहुत ज्यादा नीड है आलू का, तो मैं शायद उसके लिए ज्यादा राइस देने के लिए तैयार हो जाऊं। लेकिन अगर मुझे आलू की नीड नहीं है, मैं जबरदस्ती ऐसे थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए परचेस कर रहा हूँ, तो मैं मेरी नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगी। मैं बोलूंगा कि नहीं भाई, मैं इतना ही राइस दूंगा, तुमको लेना है लो, नहीं देना है मतलब, मुझे आलू की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक ही कमोडिटी, एक ही क्वांटिटी अलग अलग एक्सचेंज रेट्स पे जा रही थी। अब कितने पॉट्स देने पे कितना मिल्क मिलेगा, देयर वाज नो लॉजिकल जस्टिफिकेशन और कैलकुलेशन पॉसिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बिकॉज दोनों गुड्स का वैल्यू अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग हो सकता है। तीसरा, अब आपने कहा सर राइस के बदले ये दे दो, उसके बदले वो दे दो। मान लो मेरे पास मिल्क है, मैं मिल्क के एक्सचेंज में राइस लेना चाहता हूं। मैं इतना सारा मिल्क कौन से पॉट में डिलीवर करूं? वो जो बायर है वो कौन से जगह पे इतना इतना सारा मिल्क रख पाएगा? मैं कितना वीट, मेरे देखो सर, ये जो बार्टर ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, झोपड़ियों में लोग रहा करते थे। अब वो झोपड़ी जहां बारिश, धूप, हवा, पानी सब झेल रही है, कहीं कई जगह से लीक हो रही है, ऐसे जगहों पे मैं कितना वीट रख लूंगा? मैं कितना वहां पे चावल रख लूंगा और कितना उसको बचा पाऊंगा? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि सर हमारे पास ना उतने अवेलेबल स्टोरेज ही नहीं थे। बहुत सारा प्रॉब्लम था, हम लोग पेरिशेबल गुड्स को अच्छे से, भाई कोई फ्रिज था क्या कि मैं आम उठाऊं और फ्रिज में रख लूं और फिर मैं बहुत दिनों तक उसका मजा ले सकता हूं? नहीं, मैं चाहकर भी ज्यादा आम परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि एक लिमिट है, उसके ऊपर हम नहीं खा सकते। हमारा पेट इतना ही है ना भाई। तो मैं 100 किलो आम लेके मैं क्या करूं? कहाँ रखूं 100 किलो आम? मैं पूरे सिटी को भी खिलाऊंगा तो कम पड़ेगा, और मैं क्यों खिलाऊं पूरे सिटी को? के बदले में अपना राइस क्यों दूं? तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि सर पेरिशेबल गुड्स थे, जल्दी खराब होते थे, और हम उनको फॉर एवर स्टोर भी नहीं कर सकते थे। एक बहुत बड़ा, और अगर कुछ गुड्स है जो स्टोर हो भी सकते हैं, तो वैसे स्टोरेज यूनिट्स भी हमारे पास नहीं थे जहां पर हम उसको स्टोर कर सकते। नेक्स्ट, सर जितना भी बार्टर ट्रेड होता था वो प्रेजेंट में होता था। यहाँ पर कोई उधारी सिस्टम नहीं थी, यहाँ पर कोई फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं था। आप तुरंत अपने गुड्स दो, उसके बदले अपने गुड्स लो, एकदम क्लियर हिसाब था। यहाँ पर फ्यूचर पेमेंट्स, ईएमआई पेमेंट्स कुछ भी पॉसिबल नहीं था, क्रेडिट सेल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगेन वही बात है ना, वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें? मैं आज अगर आपको राइस दे रहा हूं, आप उससे 2 महीने बाद मेरे को कितना चावल दोगे, कितना आप मेरे को गेहूं दोगे, हमें नहीं पता। नहीं नहीं अकाउंट रख सकते हम, और फिर अगले महीने आपके पास नहीं आया तो मैं अपना राइस भी वापस नहीं ले सकता, क्योंकि आपने खा लिया है। तो एक प्रॉब्लम था कि फ्यूचर पेमेंट्स भी पॉसिबल नहीं थे। तो सर फिर इसका क्या सोल्यूशन निकाले? तो धीरे धीरे बार्टर ट्रेड को हमने इंप्रूव किया, और क्या किया, हमने कॉइन्स का कल्चर लाया। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको ना इसी बार्टर ट्रेड को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं लोकेशन वाइज या ज्योग्राफी वाइज बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड में हमारे ये जो कॉमर्स है, ये जो ट्रेड है, ये बहुत नेचुरल कैसे होने लगा। आपने मेसोपोटामिया के बारे में सुना होगा। मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सेट होने लगे, जहां पर अलग अलग जगह से, जैसे बेबीलोन में, मेम्फिस में, इनमें दुनिया का पहला स्ट्रक्चर्ड मार्केट प्लेस बना, जहां पर आप, मैं, हम सब रिवर्स के थ्रू, आपको पता ना इजिप्ट में नाइल रिवर के आसपास, नाइल रिवर को तो हाईवे जैसा ट्रीट करते थे। शिप्स में माल आता था, शिप में माल जाता था, और जहां भी मार्केट्स लगते थे, शिप से मार्केट में माल उतारा जाता था। लोकल लोग वो माल परचेस करते थे, उसके बदले वहां का लोकल जो कमोडिटी है वो मर्चेंट को दिया करते थे। मर्चेंट ये कमोडिटी फिर से शिप में लेकर जाया करता था, और फिर वो शिप लेकर अगले स्टॉप, अगले सिटी में चला जाता था। तो शिप के थ्रू ट्रेड होने लगा। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शिप्स जाती थी। अलग अलग लोकेशंस के जो कीमती जवारात है, सिल्क है, क्लोथ है, फूड आइटम्स है, जैसे डेट्स है, स्पाइसेस है, सिल्क है ना, गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब में ट्रेड करते थे। इसलिए आपने पहले पायरेसी के बारे में सुना होगा कि पायरेट्स हुआ करते थे जो मर्चेंट शिप्स के ऊपर हमला करते थे और उनको पूरी तरह से लूट लेते थे, क्योंकि मर्चेंट शिप्स में बहुत सारे तरह का सामान होता था। खाने पीने का होता था, ओढ़ने बैठने का, रहने का भी होता था, एनिमल्स और एनिमल स्किन्स भी हुआ करती थी, फूड आइटम्स हुआ करते थे, गोल्ड्स एंड ज्वेलरीज हुआ करती थी, है ना, जो इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, इसलिए पायरेसीज भी बहुत होती थी। अब पायरेट्स होते थे, मार्केट में चोरियां होती थी, इसलिए पुलिस का भी कंसेप्ट लगा कि भाई पुलिस यानी गार्ड्स जो हमें बचा सके। अब आप कहेंगे सर ये गार्ड्स, क्या ये गार्ड्स फ्री में काम करेंगे? बिल्कुल नहीं, उनको सैलरी देनी पड़ेगी। सर सैलरी कौन देगा?
अब जैसे आप बेबीलोन और मेम्फिस का जो भी राजा होगा, वो राजा की जिम्मेदारी है कि अगर आपने अपने राज्य में मार्केट सेट किया है तो उस मार्केट में चोरी ना हो, उस मार्केट में डकैती ना हो, चीटिंग ना हो। तो राजा अपनी सेना में से कुछ गार्ड्स को निकाल कर मार्केट में बैठा के रखता था, बड़े बड़े मर्चेंट्स को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करता था, उनकी नाव में अपने गार्ड्स रखता था, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। अब आप मुझे बताओ, राजा ये काम अपने पैसे पे फोकट में करेगा क्या? नहीं। तो राजा इसके बदले इन मर्चेंट से एक टैक्स वसूल करता था कि आप हमारे मार्केट में आके जितना भी गुड्स आप बेच रहे हो, उसके बदले आप क्या करो, उसके बदले आप मुझे थोड़ा सा टैक्स दे दो। ये टैक्स के पैसे से मैं आपके लिए ही और बेटर सुविधाएं क्रिएट कर सकता हूं, मैं और सेफ मार्केट क्रिएट कर सकता हूं, मैं आपको और गार्ड्स प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं आपको और बेटर बेटर सेल या बेटर अर्निंग की प्रोबेबिलिटी दे सकता हूं, मैं ज्यादा दिन आपको यहाँ पर मार्केट में अपने सामान को बेचने के लिए मोहलत दे सकता हूं। तो इसके लिए टैक्स सिस्टम्स जन चालू हुए। सो आप देख रहे हो कैसे कॉमर्स को सेफगार्ड करने के लिए सिक्योरिटी जरूरी थी और उस सिक्योरिटी के लिए टैक्स जरूरी था। तो अब ये मार्केट प्लेस से सिर्फ मर्चेंट नहीं कमा रहा, अब उस मार्केट प्लेस से राजा भी कमाते थे और राजा उस पैसे को अपने ही सोसाइटी के डेवलपमेंट में खर्च करते थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉमर्स ने, एक एक्सेस ऑफ गुड्स ने एक पूरी इकोनॉमी खड़ी कर दी, देखते ही देखते हमें पता भी नहीं चला। ठीक है, तो पूरे मर्चेंट्स आए, टैक्सेशन सिस्टम आया, रिवर बेस्ड ट्रेड नेटवर्क्स बने जिससे सारा रीजन कवर कनेक्ट हुआ। इतना ही नहीं, तो मेसोपोटामिया में आपको रिकॉर्डेड ट्रेड ट्रांजैक्शंस दिखेंगे। ये फर्स्ट कमर्शियल रिकॉर्ड्स है जिसमें क्लियर लिखा था कितना ग्रेन, कितना टिम्बर, कितना वुल आया, कितना गया, है ना, कौन सी नदी से कौन से मर्चेंट्स आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, कितना प्रोड्यूस लेकर आए, कितना प्रोड्यूस लेकर गए, कितना बिका, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, इन सब के रिकॉर्ड्स पहली बार इंसानों ने मेंटेन करना शुरू किया ताकि फेयर ट्रेड हो, ताकि मर्चेंट को भी उसका वैल्यू मिले, कस्टमर्स को भी वैल्यू मिले और जो रिजिम है उसको भी उसका फायदा हो। अब आप कहेंगे सर राजा लोग इन सबको कैसे मैनेज करते थे, और क्या ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया में था या हमारे इंडिया में भी था? सर इंडिया में तो वन ऑफ द, बोलते ना, ओल्डेस्ट, इवन बिफोर रोम और ग्रीस, भारत में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है। आप लोगों ने कुछ सिटीज का नाम सुना होगा, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपने मोहनजोदारो का नाम सुना होगा, लोथाल का नाम सुना होगा। सर लोथाल, लोथाल के बारे में आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। 2400 बीसीई की बात है भाई। ये इंडिया का, लोथाल ये गुजरात का एरिया था, ये इंडिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट डॉकयार्ड था। मतलब यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आकर रुकते थे, अपना सामान उतारते थे, यहाँ पर ट्रेड करते थे, ऑल ओवर इंडिया ट्रेड करते थे। वापस जो ट्रेड के बदले जो सामान मिला वो फिर से इस डॉकयार्ड में लाकर शिप में डालकर अपने अपने देश रवाना होते थे। इंडिया वॉज एन एपी सेंटर फॉर ट्रेड। वो सिल्क रूट भी इंडिया से होकर गुजरता था, जिसमें सिल्क का हाईएस्ट रेट होता था, जो चाइना, पर्शिया, इंडिया, है ना, मेसोपोटामिया, मतलब अभी का, आज का आप इसको ईरान समझ सकते हो, वहां तक ये जाता था और उसके आगे भी हमारे ट्रेड होते थे। समझ में आ रहा है? यानी कि बेसिकली सी के माध्यम से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स ने एक दूसरे से ट्रेड और डीलिंग करना शुरू किया। लॉजिक बहुत सिंपल था, जो चीज आपके यहाँ अबंडेंट में अवेलेबल है, हो सकता है कुछ दूर, कुछ रीजन दूर अगर आप जाते हो वहां पे ना हो। जैसे कि अगर दुबई में डेट्स अवेलेबल है तो हमारे पास स्पाइसेस अवेलेबल है। हमारे पास जो स्पाइसेस है, हमारे स्पाइसेस मतलब मसाला, हमारे पास जो मसाला है वो आपको इंडिया और आपको दूसरे कंट्रीज में नहीं मिलेगा, आपको ईरान में, इराक में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से वो एक्सपोर्ट होता था जो यहाँ पे अबंडेंस में है, और वहां से वो इंपोर्ट हम करते थे जो वहां अबंडेंस में, लेकिन हमारे पास नहीं है। जैसे हमारे पास गोल्ड नहीं था, सिल्वर नहीं था, डेट्स नहीं थे, तो ये सब चीजें हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दी। हमने सिल्क इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अलग अलग रीजन से हम अलग अलग चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथाल, ये कमर्शियल सिटीज थे। इतना ही नहीं, तो हमने जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ तो यहाँ पर हमको स्टैंडर्डाइज वेट्स, जैसे आज हम सब्जी लेने जाते तो 1 किलो का हमें गोला दिखता है ना कि इसका वेट 1 किलो है, इसका 2 किलो है, ऐसा स्टैंडर्ड वेट्स हमें उस जमाने में मिलता है। वहां पे मर्चेंट्स के सील मिलते हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट पे अगर हमारा सील है इसका मतलब ये हमारे ही प्रोडक्ट है। तो कौन सी बैच, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा स्टोरेज में कौन सा गुड्स किसका है, ये तक वहां पे पता लगाया जाता था। क्योंकि जब ये लोग
डील करने आते थे, जब ये मर्चेंट्स भारत में आते थे, तो ये 1-2 दिन के लिए नहीं आते थे, ये लोग महीना, 2 महीना, 3 महीना यहाँ रह के ट्रेड करके फिर वापस जाते थे। अब ये 3 महीने तक इनके गुड्स को सेफ्टी कौन देगा? अगर आप रात में मार्केट में गुड्स छोड़ के सो जाते हो, तो रात में चोरी हो जाएगी। तो राजा ने बहुत बड़े-बड़े गोडाउन्स बना के रखे थे और सब लोगों को बोला था कि जैसे-जैसे शाम होगी, अंधेरा होने से पहले अपने-अपने सारे सामान आपको इकट्ठा करना है, उसको पोतलियों में बाँधना है और आपको उस गोडाउन में लाके रखना है और अपने सामान पे अपना ठप्पा लगाना है, ताकि हमें पता चले कि आपका सामान कौन-सा है, दूसरे का सामान कौन-सा है। इतनी टेक्निक्स थी उस टाइम पे, जिससे कि हम आपको सेफ भी रखते थे, आपके गुड्स को भी सेफ रखते थे और ट्रेड एन्श्योर करते थे। तो ये सारी चीज़ों के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स हमें मिले हैं और ये रिमार्केबल था कि एंशिएंट इंडिया 2400 बीसीई में इंटरनेशनल ट्रेड करता था। आप समझ रहे हो क्या इंटरनेशनल ट्रेड, यानी जो आज हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, ये 2400 बीसीई में हमारे मोहनजोदारो के, हड़प्पा के और लोथाल के जो मर्चेंट्स थे, ये उस जमाने में कर रहे थे। ये लोग हमारे देश से एक्सपोर्ट और हमारे देश में इंपोर्ट कर रहे थे, चाहे उन्हें उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पता हो या ना हो। तो इंडिया के जो मर्चेंट्स थे, वो अरेबियन सी के थ्रू बहुत सारे कंट्रीज में, है ना, ट्रेड करते थे, जैसे कॉटन, आइवरी, है ना, बीड्स, जो पर्शिया या पर्शियन गल्फ सिविलाइजेशन थी उसमें बेचा करते थे, है ना। इंडिया का फाइनेस्ट टेक्सटाइल था कॉटन। इंडिया से सबसे ज्यादा कॉटन, एंशिएंट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चीज जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो था हमारा कॉटन और कपड़ा, बहुत बहुत फेमस। फिर हमारे पास आइवरी और बीड्स थे, ये भी बहुत ज्यादा जाते थे, क्योंकि जो राजा लोग थे उनके जो चेयर से लेके मुकुट तक जो बीड्स लगते थे, वो सब इंडिया से या ऐसे एग्जॉटिक प्लेसेस से लेकर आए आते थे, तो इसका भी बहुत सेल हम लोगों ने किया। इसके अलावा हम लोगों ने सीजनल या मॉनसून विंड्स का भी इस्तेमाल करके ओपन सीज में भी बहुत ट्रेड किया है। तो इंडिया वाज डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड फार फार बिफोर एनी अदर कंट्री कुड हैव थॉट। इतना ही नहीं, तो अब आप लोगों को पता चल गया है कि सर ये जो प्रोसेस है, इसमें हम गुड्स का बहुत लेन देन करना पड़ रहा है। मर्चेंट शिप भर के गुड्स लेकर आता है, यहाँ पे 3 महीना रहता है, 3 महीने में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता है और एंड ऑफ द डे वापस यहाँ के गुड्स लेकर शिप भर भर के वो वापस अपने कंट्री में जाता है। अब आप ध्यान से सुनना, जब वो अपने कंट्री में जाता है, तो वहां पर वो वही गुड्स बेचता है जो वो हमारे यहाँ से ले गया। मतलब अगर कोई, मान लो पर्शियन मर्चेंट इंडिया में आया, उसने पर्शियन चीजें इंडिया में लाई, उसके बदले इंडियन चीजें पर्शिया ले गया, तो वहां जाकर इंडियन चीजें बेच रहा है, यहाँ आकर पर्शियन चीजें बेच रहा है, लेकिन उसको दोनों तरफ गुड्स लेकर ही आना जाना पड़ रहा था। अब बीच में अगर कोई हादसा हो जाए, चोरी हो जाए, पायरेसी हो जाए, तो उसका पूरा मेहनत एकदम वाया जा सकता था। तो ऐसे में हमें रियलाइज हुआ कि, और दूसरी बात, चीजें पेरिशेबल भी थी, तो कई चीजें जो बेच पाया, जो नहीं बेच पाया उसका क्या। और जैसा कि मैं जानता हूं हर एक व्यक्ति एक लिमिट तक ही खाना खा सकता है, कितनी चीजें ले लोगे आप, इतने सारे गुड्स का करोगे क्या जब उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। तो हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें ना गुड्स वर्सेस गुड्स को बदलना पड़ेगा। इसके बहुत वीक पॉइंट्स है, हमें एक कॉमन करेंसी का इन्वेंशन करना पड़ेगा, और तब शेल्स और कॉइन्स का इस्तेमाल हुआ। ये बहुत बेसिक शुरू हुआ, गोल्ड से और सिल्वर से शुरू हुआ था, जहां पर हमने लोगों को बोला कि ठीक है, अगर आपको चना चाहिए, मुझे लेकिन आपका राइस नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको मेरे पास एक्स्ट्रा चना है, आपको चना चाहिए, तो आप एक काम करो, आप चने के बदले मुझे गोल्ड दे दो। गोल्ड की छोटी सी एक पत्ती दे दो, प्लेट दे दो या कॉइन दे दो, ये गोल्ड कॉइन के बदले मैं आपको चना दे दूंगा। अब ये गोल्ड कॉइन यूनिवर्सल कमोडिटी हो गया। अब इस व्यक्ति को कुछ भी अगर खरीदना हो, चाहे सिल्क खरीदना हो, मुझे हॉर्स खरीदना हो, मुझे काऊ खरीदना हो, मुझे घर खरीदना हो, मुझे लैंड या फार्म खरीदना हो, तो मैं इस गोल्ड का इस्तेमाल कर सकता था। यानी कि गोल्ड ये एक ऐसा पहला कमोडिटी बना जिसकी वैल्यू असर्टन की गई कि भाई इतने गोल्ड की तो इतनी कीमत है बाहर दुनिया में, क्योंकि इस गोल्ड से आप इतना इतना गेहूं खरीद सकते हो, तो इसकी एक वैल्यू लगाई गई। तो तब रियलाइज हुआ कि अच्छा, गोल्ड की अगर वैल्यू है, तो इसका मतलब गोल्ड को एक यूनिवर्सल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करके गोल्ड से हम चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर गोल्ड कॉइन्स आए। अब क्या है, जरूरी नहीं ना कि इतना बड़ा गोल्ड कॉइन के जितना ही सामान मैं लूं, तो फिर क्या किया हमने, हम इसमें अदर मेटल्स मिलाने लगे। गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ हम दूसरे मेटल्स मिलाकर अलग अलग कॉइन्स बनाने लगे।
फिर राजा को रियलाइज हुआ कि अरे ये गोल्ड कॉइन्स जो है, ये गोल्ड कॉइन्स पे तो ट्रेड हो रहा है। तो राजा ने अपने खुद का सिक्का बनाया, अपना खुद का चेहरा उस कॉइन पे एम्बॉस किया और वो गोल्ड कॉइन राजा चलाने लगा। अब हर किंगडम में अपने अपने गोल्ड कॉइन चलते थे। अब दूसरी समस्या थी कि ये जो गोल्ड कॉइन है, जो कि एकदम छोटे से जेब में आ जाता है, लेकिन ये एक जेब, एक मुट्ठी गोल्ड कॉइन बहुत सारा सामान दिला सकते हैं। तो इस गोल्ड कॉइन को सेफ रखना पड़ेगा। तो राजा ने अपनी ट्रेजरी दी कि भाई हमारे ट्रेजरी में आप गोल्ड कॉइन रखो। यहां से पहली बार बैंकिंग चालू हुई। जब मर्चेंट्स क्या करते थे, मर्चेंट्स कहते थे कि राजा, हम ये गोल्ड सेफ नहीं रख सकते, रात में अगर चोरी हो जाए हमें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप अपने गोल्ड कॉइन्स उठाओ, मुझे दो, मैं उसको गिनूंगा, उसके बदले में आपको एक रिसीट दे दूंगा, उस पर मेरी मोहर होगी कि आपके इतने इतने गोल्ड कॉइन्स राजा के तिजोरी में जमा है। जब आपको चाहिए ये चिट्ठी दिखाना और अपने गोल्ड कॉइन लेकर चले जाना। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन बैंकिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब राजा इसका क्या करेगा? राजा ये गोल्ड कॉइन को अपने ही जो रीजन है, उस रीजन के डेवलपमेंट में लगाता है, लोगों को सैलरी के नाम पे देने लगा, अपने जो सिपाही थे उनको सैलरी के नाम पे देने लगा। जिन बिजनेसमैन को लोन की जरूरत थी, वही ट्रेजरी में से सोने का लोन देकर बिजनेसेस करवाने लगा। तो राजा, एक्चुअली राजा का जो ट्रेजरर था, वो पहला हमारा बैंकर बन के बाहर आया जिसने मनी हैंडलिंग चालू किया, जिसने डिपॉजिट्स और लेंडिंग शुरू किया। आज जो चीजें हम कॉमनली बाहर देखते हैं ना, इन सब की न्यू है, इन सब की शुरुआत है। आज के इस सेशन का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये जो कॉमर्स आप अपने अराउंड देख रहे हो, इसके ओरिजिन तक ले जाना। हर एक चीज जो आपके सामने आप देखते हो, उसका रीजन क्या है ये जानना। आप समझ में आ रहा है आपको? तो ये हमारा रीजन है आज। ठीक है, आई होप आप अभी तक एंजॉय कर पा रहे हो, आप ये जर्नी में मेरे साथ हो। तो हमने क्या किया, सिल्वर कॉपर के अलग अलग वेट से ट्रेड करना चालू किया। जाड़ा कॉइन, पतला कॉइन, छोटा कॉइन, मोटा कॉइन, अलग अलग मेटल्स का कॉइन, है ना। फिर क्या हुआ, पंच या मार्क कॉइन्स आने लगे कि भाई जिसपे त्रिशूल का सिंबल हो, जिसपे धनुष का सिंबल हो, ऐसे कॉइन्स आने लगे। फिर चेहरे वाले, आपने क्वीन विक्टोरिया के चेहरे वाला कॉइन भी देखा होगा, तो वैसे कॉइन्स आने लगे। अब आज के डेट में हमारे एम्बलम होता है, हमारे देश का एम्बलम होता है कॉइन पे, आपने वो भी देखा होगा, करेक्ट। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन आने लगे, जो रॉयल मिंट्स थी, यानी कि जो मैंने कहा ना कि जब राजा को दिखा कि सब लोग तो गोल्ड में डील कर रहे हैं, अगर सब लोग गोल्ड में डील कर रहे हैं तो क्यों ना मैं खुद अपने गोल्ड कॉइन्स बनवाऊं। तो राजा ने अपने गोल्ड कॉइन्स बनवा बनवा कर ट्रेड शुरू कर दिया। उसके अलावा इसके पहले शेल्स, ग्रेन्स, कैटल्स, इन सब का इस्तेमाल हुआ करता था। वहां अब स्टैंडर्डाइज कॉइन का इस्तेमाल होने लगा टू मेक परचेसेस। और आज अब आप देख सकते हो धीरे धीरे आज का जो हमारा कॉमर्स है, हम उसके तरफ जा रहे हैं। हमने हमारी स्टोरी हंटर और गैदरर से शुरू की थी, फिर उसके बाद हमने एग्रीकल्चर पे गए, फिर उसके बाद हम बार्टर ट्रेड पे आए, फिर उसके बाद हम कॉइनेज पे आए, रॉयल कॉइन पे आए। अब वक्त था एम्पायर्स का। अब ये जो राजाओं की मैं बात कर रहा हूं, आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मौर्यन एम्पायर जो है वो बहुत 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 सक्सेसफुल एम्पायर था, ठीक है। इन लोगों ने अलग अलग रोड्स का निर्माण किया कि भाई अगर आपको व्यापार करना है, आप हमारे रोड्स पे आओ, आप जंगलों से मत आओ, क्योंकि जंगल में खतरा है, जानवरों का खतरा है, लुटेरों का खतरा है। हम आपके लिए रोड्स बनाएंगे, और रोड्स में जगह जगह हम चौकी बनाएंगे जहां पर हमारे रॉयल गार्ड्स रहेंगे, जो उस रोड को पेट्रोल करेंगे, उन रोड्स को सेफ रखेंगे, ताकि मर्चेंट एक सिटी से दूसरे सिटी आते जाते वक्त सेफ महसूस करे, उसके गुड सेफ हो। अगर वो बैल बंडी से जा रहा है, या अगर वो कोई भी घोड़ा गाड़ी से जा रहा है और अगर उसके पीछे उसका सामान रखा हुआ है, तो वो सेफ जाए। तो हमने रोड्स बनाए, हमने स्टैंडर्डाइज टैक्सेशन, जो आज हम टोल चार्जेस देते हैं ना, आज हम जब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, आप कार से देखते हो बीच बीच में टोल भरना पड़ता है। ये टोल आया कहाँ से? अलग अलग रीजन के सेफ्टी प्रोवाइड करने वाले जो ऑफिसर्स थे, वो ऑफिसर्स का भी तो रहना खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो लोग तो बार बार जाके राजा के पास हाथ नहीं फैला सकते, उनको तो जो मिलता है फिक्स वो मिलता है। तो इन लोगों ने टोल लेना शुरू किया कि भाई ये जो एरिया है, ये नक्सल एरिया है, या ये एरिया लुटेरों का एरिया है, तो यहाँ पर हमें ज्यादा गार्ड्स लगाने पड़ते हैं। तो मर्चेंट से टोल कलेक्ट किया जाता था कि आप सेफली आ गए, चलो एक छोटा सा अमाउंट आप टोल के नाम पे दे दो,
ताकि हम और एनर्जी से आपकी सेवा कर सके। तो टोल चार्जेस आए, रेगुलेटेड मार्केट्स आए, जहां पे फिक्स था कि वेज वाले आइटम्स कहाँ होंगे, नॉन वेज आइटम्स कहाँ होंगे, एनिमल्स कहाँ बिकेंगे, गोल्ड कहाँ बिकेगा, वाइन कहाँ बिकेगी, कपड़ा कहाँ बिकेगा, फूड आइटम्स कहाँ बिकेंगे। इन सबको रेगुलेट किया गया, किस पे कितना टैक्स होगा। क्योंकि देखो, आज जब हम गवर्नमेंट को जीएसटी के लिए झगड़ते हैं, उसी तरह उस वक्त भी लोग राजा से झगड़ते थे कि अगर आप गेहूं चावल पे अगर आप टैक्स लगाओगे तो हम भूखे मर जाएंगे, तो गेहूं चावल पे टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप वाइन परचेस करते हो उस पे टैक्स लगेगा, अगर आप पेंटिंग्स परचेस करते हो उस पे टैक्स लगेगा, अगर आप सिल्क परचेस करो उस पे टैक्स लगेगा। तो कुछ चीजों पे रेगुलेशंस आए कि भाई ये बेचना मना है। ऐसी भी कई चीजें थी जो हम नहीं चाहते थे बिके, तो ये बेचना मना है, ये बेचना अलाउड है, इसके ऊपर हम टैक्स लेंगे, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, इसके ऊपर ज्यादा टैक्स लेंगे, कम टैक्स लेंगे, कब टैक्स लेंगे, खरीदते वक्त लेंगे कि बेचते वक्त लेंगे, बायर से लेंगे कि सेलर से लेंगे। इन सब का एक लॉज एंड रेगुलेशंस बनना शुरू हुए और एक रेगुलेटेड मार्केट आया। और इसी वजह से ये सेफ्टी और रेगुलेशन, देखो भाई एक मर्चेंट को क्या चाहिए, उसको चाहिए सेफ्टी और सर्टेनिटी। कोई भी बिजनेसमैन अनसेफ वाटर्स में नहीं जाएगा। अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे खतरा है, वो वहां नहीं जाएगा। अगर उसे लगता है कि भाई इस रीजन का कोई भरोसा नहीं, कभी राजा आके 5 गुना टैक्स ले लेता है, तो कभी राजा फुकट में छोड़ देता है, ऐसे जगहों पे बिजनेसमैन नहीं जाते। उन्हें चाहिए स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड मार्केट, जहां पे उनको फिक्स पता हो कि मैं कितना बेचने पे मुझे कितना टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे ऐसा ही मौर्य के टाइम पे मौर्यन एम्पायर में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त चाणक्य, तो ऑफकोर्स चाणक्य थे, चाणक्य नीति थी, तो आपको पता है वहां पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ गया था। तो हमारे यहाँ पे ना एकदम वास्ट ट्रेड नेटवर्क बन गया। अफगानिस्तान से लेके तमिलनाडु तक ट्रेड होने लगा। इतना इतना ज्यादा प्रोग्रेस कि भारत सच में सोने की चिड़िया बन गया, पूरे दुनिया का एक एपिसेंटर ऑफ ट्रेड बन गया। और दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड, दुनिया के जीडीपी का मतलब बोलते ना 1/4 हिस्सा हमारे एक भारत देश का आ, हुआ करता था। मतलब 1/4, आप समझ में आ रहे हो, 25% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी वुड बिलोंग टू आवर नेशन, वन कंट्री। हम इतने ज्यादा ट्रेड में आगे थे, अमीर थे। ठीक है। 300 बीसी में अर्लीस्ट इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट वाज रिटन बाय कौटिल्य, जिसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसमें हिस्ट्री थी, इसमें डिटेल टैक्सेशंस थे, ट्रेड रेगुलेशंस थे कि इस राजा के साथ अच्छा है, रिश्ता अच्छा है तो वहां पे ज्यादा ट्रेड होगा। इस राजा के साथ रिश्ता अच्छा नहीं तो वहां ट्रेड नहीं होगा, हमारे गुड्स वहां नहीं जाएंगे। तो पॉलिटिक्स, ट्रेड पॉलिटिक्स उस जमाने से चलती थी, अर्थशास्त्र के कौटिल्य के टाइम से। फिर मार्केट गवर्नेंस, इन सब के बारे में लिखित रिकॉर्ड्स हमने मेंटेन करे, थ्योरीज लिखना मेंटेन करा, पॉलिसीज लिखना शुरू की, जो आज भी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में यूज की जाती है। सिल्क रूट की मैं बात कर रहा था, है ना। तो बिफोर ग्लोबलाइजेशन, बिफोर इंटरनेट, देयर वाज अ 4000 किलोमीटर ऑफ कॉमर्स कनेक्टिंग इंडिया, जिसे कहा जाता है सिल्क रूट। इसमें इंडिया, चाइना, पर्शिया, रोम तक इसके अंदर कनेक्टेड हुआ करता था। ठीक है। तो इंडियन स्पाइसेस थे, जैसे पेपर, यानी आपने काली मिर्च, है ना, कार्डमम आपने देखा होगा, हरी इलायची, है ना, सिनेमन, सिनेमन पता है आपको, स्टिक्स आती है लंबी लंबी, सिनेमन स्टिक्स, है ना। ये सब रोम जाया करता था, भारत से रोम, ये स्पाइसेस रोम जाया करते थे। चाइना से सिल्क फैब्रिक, है ना, और गोल्ड ये जाया करता था। और रोम से गोल्ड आता था, ग्लासवेयर आते थे इन एक्सचेंज। तो पहले ये सिल्क रूट पे गुड्स एक्सचेंज हुआ करते थे, बाद में गोल्ड एक्सचेंज होने लगा। अगर मैं सी ट्रेड की बात करूं, तो अरेबिया से घोड़े, डेट्स, ग्लासेस ये सब आता था। चाइना से सिल्क, प्रोसिलीन, पेपर आता था। साउथ ईस्ट एशिया से टीन, स्पाइसेस और टिम्बर आते थे। ईस्ट अफ्रीका से आइवरी, गोल्ड, स्लेव्स आया करते थे। रोम में गोल्ड, सिल्वर और वाइन आया करते थे। ये सारी चीजों का लेन देन इंडिया से होता था। इंडिया के 3 मेजर पोर्ट्स उस टाइम पे हुआ करते थे, जो आज भी है, कलिकट, सूरत और मछलीपट्टनम। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे जहां से हमारा मैक्सिमम डील हुआ करता था। फिर हमारे यहाँ पर भारत में गिल्ड्स बनने लगे, यानी कि मर्चेंट्स एक साथ आए, एक साथ आके राजा से अपनी डिमांड्स रखने लगे। ये जो गिल्ड्स थे ना, ये इनफॉर्मल एसोसिएशन था।
जैसे आज भी आप मैंगो ट्रेडर्स में देखते हैं कि जब मैंगो आता है तो उसके रेट्स ये कार्टेल डिसाइड करता है। मैंगो का कार्टेल डिसाइड करता है कि हमें मैंगोस को किस रेट पे बेचना है, इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे। वैसे मर्चेंट के गिल्ड्स बने, ठीक है? तो वहां पर अलग-अलग चेत्तियार और मारवाड़ी कम्युनिटीज थे। ये लोग एक साथ आए, इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम जब हमारे गुड्स बेचेंगे, इन लोगों को बेचेंगे तो इससे नीचे नहीं बेचेंगे। इन्होंने मिलकर एक मार्केट, सबसे पहला एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट में गिल्ड बनाया और गिल्ड बनाकर एक साथ मिलकर ट्रेड करने लगे और प्राइजेस इंक्रीज किए। दिस वाज द फर्स्ट केस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन एवर रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। ठीक है? इससे क्या हुआ? सेल्फ रेगुलेटेड ट्रेड हुआ, यानी कि उन्होंने खुद डिसाइड किया कि हमारे गुड्स कहाँ बिकेंगे, कितने कितने रेट पे बिकेंगे, है ना? इन्होंने प्रोटेक्ट किया मेंबर्स को ताकि अब हर एक को प्रॉफिट हो, है ना? क्वालिटी मेंटेन करी और गवर्नमेंट के भी रेगुलेशंस उस टाइम पे फिक्स थे। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग प्राइजेस सेट कर देते थे। इन लोगों ने ट्रेड रूल्स बना दिए थे, उधारी बंद। अब क्या होगा ना, एक सेलर अगर उधारी देगा, दूसरा सेलर उधारी नहीं देगा, तो हर कोई उधारी देने वाले व्यक्ति से परचेस करेगा। तो गिल्ड बना के हमने डिसाइड कर दिया कोई भी उधारी नहीं देगा, यानी कि ट्रेड रूल्स कॉमन होंगे। जो ये ट्रेड रूल्स ब्रेक करेगा उसको कार्टेल से बाहर कर दिया जाएगा और फिर उसकी कोई सुनी नहीं जाएगी, उसको कोई मदद नहीं करेगा और वो जैसे हम लोग समाज से निष्कासित कर देते हैं, वैसा उसको ट्रेड से निष्कासित कर देते थे। तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि भाई अगर आपने किसी ने भी रेट कम किए तो उसको गिल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि सब कोई एक ही रेट पे बिके। तो अब हर मार्केट में हर मतलब बायर के लिए हर दुकान सेम हो गई, एक परफेक्ट कंपटीशन क्रिएट हो गया। ठीक है? अगर किसी को क्रेडिट देना है या फाइनेंशियल सपोर्ट देना है तो ये आपस में ही गिल्ड में एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। किसी का बिजनेस कम चल रहा है, चलो उसको सपोर्ट करके बढ़ाओ, है ना? तो ये इस तरह से होता था। कैरावान्स मैनेज होती थी। कैरावान्स का मतलब समझना दोस्तों, पहले गुड्स ये घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल होते थे। अब मान लो मुझे थोड़ा सा सामान बेचना है, ठीक है? मेरे कुछ कस्टमर्स दूसरे गांव में रहते हैं, उनको मुझे थोड़ा सा सामान बेचना है, उसके लिए मैं एक पूरी घोड़ा गाड़ी करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा। लेकिन ये गिल्ड क्या करते थे? ये एक दूसरे से बात करते थे कि भाई मुझे इस गांव से इस गांव अपना थोड़ा सा सामान भेजना है और किसी को सामान भेजना है क्या, तो हम क्या करते हैं, हमारा सारा सामान एक साथ इकट्ठा करके एक घोड़ा गाड़ी रेंट पे लेके उससे भेजते हैं, तो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बच जाएगी। ये आज भी होता है, आज भी रोड ट्रांसपोर्ट हो तो एक ट्रक में अलग अलग सेलर्स के माल जाते हैं, एक शिप में अलग अलग सेलर्स के कंसाइनमेंट जाते हैं। ये तब से मैनेज्ड कैरावान्स लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स पे चलाने लगे। इससे कॉस्ट भी सेव हुआ, सेफ्टी भी रही और सब लोग मिलके धंधा करने लगे। ठीक है? तो ये सबसे पहला चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरह ये गिल्ड बना, जो कि आई वुड से ये चेत्तायार और मारवाड़ी कम्युनिटीज ने स्टार्ट किया था इन इंडिया। नाउ ट्रेड दैट बिकेम रूल। ठीक है? तो बाद में हमारे देश में अलग अलग लोग आए। सबसे पहले पोर्तुगीज आए, है ना? आप सब ने वास्को द गामा का नाम सुना है। इसने कैलिकट में एंट्री ली एंड ये हमारे स्पाइसेस देखकर परेशान हो गया और कैलिकट में जब इसने हमारे स्पाइसेस देखे, इसने यूरोप तक हमारे स्पाइसेस ले गए और यूरोप से भी कई लोग इंडिया में, इनफैक्ट गोवा में आज भी कई पोर्तुगीज लोग हैं, पोर्तुगीज कल्चर है, पोर्तुगीज घर है, पोर्तुगीज इवेंट्स भी होते रहते हैं। इनफैक्ट इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट में भी पोर्तुगीज लॉ है फॉर पोर्तुगीज सिटीजन्स। उसके बाद 1602 में डच आए। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी सुनी होगी, है ना? ये इसने पोर्तुगीज डोमिनेंस को स्पाइस ट्रेड में चैलेंज किया और फिर खुद 1600 में ब्रिटिश ही आ गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी एक रॉयल चार्टर के थ्रू ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। जब ये इंडिया में आए, इनका इंडिया में आने का रीजन क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आए थे। उन लोगों को हमसे स्पाइसेस चाहिए थे, हम लोगों से सिल्क चाहिए था, कॉटन चाहिए था, हम लोगों से आइवरी चाहिए थी। तो इन लोगों ने इंडिया में आए और बाद में ट्रेड के नाम पर इन्होंने चालू किया और बाद में इन्होंने इंडिया को कॉन्कर कर लिया। ट्रेड के थ्रू इंडिया के ऊपर राज करने लगे, जिसे हम कॉलोनियल रूल या ब्रिटिश राज कहते हैं। तो खैर वो अलग स्टोरी है, हम उसके बारे में लॉ में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सीए फाउंडेशन पढ़ेंगे। अभी 11th में हम हमारे डिस्कशन को कॉमर्स तक सीमित रखते हैं। तो इंडिया में ऐसे अलग अलग रीजन रीजन के टाइम अलग अलग रूल्स आए। अब अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं
तो वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब पूरे दुनिया में हो रहा था, उससे इंडिया भी ज्यादा पीछे नहीं था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में एक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया। ठीक है, 1760 से 1840 की बात है, और पहली बार स्टीम इंजिन्स बने। इससे पहले हर काम हाथों से हुआ करता था, लेकिन अब स्टीम इंजिन्स पावर्ड फैक्ट्रीज बनने लगी, यानी कि मशीन से काम होने लगा। रेलवे लाइंस ने और मार्केट्स को कनेक्ट किया, और अब क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था, तो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। अभी तक मास प्रोड्यूस था, प्रोड्यूस मतलब खेतों में उगता था, अब मास प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में भी होने लगा। हम टॉयज बनाने लगे, हम बर्तन बनाने लगे, हम लोग स्टील रॉड्स, आयरन रॉड्स बनाने लगे, हम बहुत सारे कपड़ा भी, अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हमारी मॉडर्नाइज हो गई, इंडस्ट्रियलाइज हो गई। ठीक है, अब हम कम दाम में, कम टाइम में ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स बनाने लगे, ज्यादा अच्छे क्वालिटी के गुड्स बनाने लगे, और इसकी वजह से और हमारे जो एक्सपोर्ट है वो भी इंक्रीज हुआ। ठीक है ना, तो फैक्ट्रीज ने आर्टिसंस को रिप्लेस किया, मतलब जो काम पहले आर्टिस्ट करता था, साड़ी और कपड़े बनाने का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडमेड, हैंडलूम्स और हैंडमेड जो जो प्रोडक्ट्स बनते थे, अब वो फैक्ट्री से बनने लगे। जो पहले कैमल कैरवान्स होती थी, या जो घोड़ा गाड़ी होती थी, जो ऊंट से जो गाड़ियां, ऊंट से जो ट्रेड होता था, या हाथियों से जो ट्रेड होता था, अब वो रेलवे से होने लगा, है ना। अब बैल बंडी की जगह रेलवे गाड़ियां चलने लगी। हाथों से एक एक प्रोडक्शन के बजाय अब मास प्रोडक्शन होने लगा, और इंडिया ही नहीं तो इंडिया के बाहर भी हमारी सप्लाई चालू हुआ है। अभी तुरंत नहीं, लेकिन थोड़े कुछ सालों बाद इंडिया एक्सपोर्ट भी करना चालू कर देगा। अभी ध्यान से देखिए, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने फोर्स्ड मॉडर्नाइजेशन लाया। उन्होंने सिर्फ इंडिया का कॉमर्स नहीं, उन्होंने इंडिया की पूरा कल्चर, आइडियोलॉजी, एजुकेशन, हर सिस्टम पे फोर्स चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, तो और उसमें से कुछ चेंजेस तो परमानेंटली उन्होंने कर भी दिए, वो सक्सेसफुल भी थे, जो आज भी हम लोग रिवर्स नहीं कर पाए। तो रेलवेज, पोर्ट्स, है ना, बैंकिंग, इन सब ने हमारी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया। अब हर एक इंडियन बेनिफिट कर रहा था ब्रिटिश राज के अंदर, है ना। हमारे पास अब अच्छे रेलवेज थे, मॉडर्न पोर्ट्स थे, बैंकिंग था, जो पहले इंडियंस के पास इतने कमर्शलाइज वे में नहीं था। उसके फायदे से और बिजनेस आने लगे। जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर गए, यानी कि 1947 की बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंस के वक्त, तब इंडिया इंडिपेंडेंस के वक्त बहुत वल्नरेबल पोजीशन पे था। उसे नहीं पता था कि क्या करे क्या ना करे, हमारी इकोनॉमी बहुत खतरे में थी, बट किसी तरह हम लोगों ने उसको संभाला। 1969 में हमें जब थोड़ा होश आया, जब हमने हमारी इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल किया, फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमें बैंक को नेशनलाइज करना चाहिए। क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि बैंक डूब रही है और बैंक के साथ बिजनेसमैन का पूरा पैसा भी डूब जा रहा है। इससे बिजनेसमैन डर रहे थे, बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो हमने नेशनलाइज बैंकिंग करी, नेशनलाइजेशन हुआ, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, और मिलियंस में हम लोगों को लोन देने लगे। लेकिन हमारे इंडिया की इवोल्यूशन और कहानी बदली 1991 में, जब पहली बार लिबरलाइजेशन हुआ, यानी कि भारत ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। 1991 के बाद इंडिया ओपन इट्स गेट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, ये रियल चेंज था। और इसके बाद इंडिया वो नहीं रहा जो उससे पहले था। इंडिया ने पूरी एक अलग छवि बना ली। फिर से जो पहले जैसे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड किया करा करता था मोहनजोदारो के वक्त, है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन के वक्त, लोथाल से, वो चीजें फिर से भारत में शुरू होने लगी। और आज आप उसका इंपैक्ट भी देख सकते हो कि आज भी इंडिया क्या लेवल का इंपोर्टर एक्सपोर्ट करता है। 2000 में आईटी बूम आया, और अब रिसेंटली आप और हम एआई बूम के जमाने में बैठे। आज से 10 साल बाद जब ये पीरियड डिस्कस किया जाएगा, 2020-2022 का जब पीरियड डिस्कस किया जाएगा, तो ये पीरियड डिस्कस किया जाएगा एज एआई बूम पीरियड, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कॉमर्स को चेंज कर दिया, जैसे आईटी ने कॉमर्स को चेंज किया। क्योंकि आईटी 2000 से पहले कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हर कुछ, हर चीज दुकान पे फिजिकल मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे आज हर चीज उल्टी हो चुकी है, हर चीज आप मोबाइल के थ्रू खरीद सकते। तो जैसे आईटी ने चेंज किया है, वैसे एआई भी कॉमर्स को चेंज करेगा और कर रहा है। तो ये सब इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे कॉमर्स आज इस तरह का आज नजर आता है। आज हमारे देश में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट है। सर, मंथली 18 ट्रिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन होता है। ये
दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो इंडिया ने डेवलप किया है, जिसकी डिमांड आज ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ये आरबीआई रिजर्व बैंक के अंदर एनपीसीआई के अंदर आता है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आज एक ई कॉमर्स का एक्सप्लोजन है, मतलब कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, है ना, ये सारे एप्लीकेशंस, मिंत्रा, ये सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है जहां पर आप ऑनलाइन ऑन द क्लिक ऑफ योर बटन आज आप कॉमर्स कर सकते हैं। फिर फिनटेक्स और एआई ने भी एंट्री ले ली। आज एआई है, ब्लॉकचेन है, डिजिटल बैंकिंग है, ये सब कॉमर्स के रूल रियल टाइम में चेंज कर रहे हैं। आज मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है सिर्फ कुछ ही साल बाद ये सब इररिलेवेंट हो जाए, इतनी दुनिया बदल जाए। ये एआई का पावर है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मुझे आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना था कि कॉमर्स बिल्ड्स सिविलाइजेशन। आज हमने देखा कि कॉमर्स ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, हमारे पूरे सिविलाइजेशन को, हमारे कल्चर को और हमारे लाइफ के डीप रूट में कॉमर्स बसा है। वी ह्यूमंस स्टार्टेड कॉमर्स द फर्स्ट थिंग, जब हमने एग्रीकल्चर सीखा, जब हमको लगा सरप्लस प्रोडक्शन होता है, द फर्स्ट थिंग दैट वी रियलाइज्ड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमर्स। तो आज जितनी भी सिटीज में आप जाते हो, जब भी आप ट्रैवल करते हो, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, ये सब कुछ देन है उस आदिवासी व्यक्ति की जिसको लगा कि उसके पास ज्यादा गुड्स है जिसकी उसको जरूरत नहीं है और किसी और को हो सकते है, तो उसके साथ एक्सचेंज करना चाहिए। वो एक थॉट है जो आज हमको यहाँ लेकर आया है और आगे पता नहीं कहाँ लेकर जाएगा। पूरे के पूरे सिटीज बनी, मार्केट बने, सेटलमेंट्स बने बिकॉज ऑफ ट्रेड। नेशंस में पावर आया बिकॉज ऑफ ट्रेड। आज चाइना यूएसए को टक्कर दे रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड, जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड। आज ऐसा दुनिया का कोई प्रोडक्ट नहीं है जो चाइना नहीं बनाता। दुनिया में यूएस प्रेसिडेंट किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं है सिवाय चाइना के। इतना पावर चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट किया। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये मुमकिन हुआ है ट्रेड से। आज इतना कुछ झेलने के बाद भी इंडिया अगर टॉप 4, टॉप 5 इकोनॉमीज में आता है, इट इज नॉट अ जोक। अगर हम डेवलपिंग इकोनॉमीज में आते हैं तो इट इज नॉट अ जोक। ये सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स कैन मेक और ब्रेक द सिविलाइजेशन, इट कैन मेक और ब्रेक रिलीजन, इट कैन मेक और ब्रेक कल्चर, इट कैन मेक और ब्रेक ह्यूमैनिटी। दिस इज द पावर ऑफ कॉमर्स। तो अब आपकी बारी है इस कॉमर्स में पार्टिसिपेट करके इसको और नए ऊंचाइयों तक ले जाने की। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, मोटिवेशनल लगा, आपको लगा कि हाँ अब मैं जानता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली कॉमर्स, व्हाई एम आई टेकिंग कॉमर्स। कॉमर्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, कॉमर्स क्रिएट्स सिविलाइजेशन। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और आपके क्या थॉट्स है जरूर नीचे लिखिए। एक हेल्दी कम्युनिकेशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि और भी चीजों के बारे में मुझे कुछ पता चल सकता है, आपको भी कुछ पता चल सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव। अगर आप अपना 11th बीएसटी की पढ़ाई हमारे साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं कुछ लोगों से, ठीक है, कुछ लोगों से मैं आपको मिलाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सीबीएसई 11th-12th कॉमर्स एट एसपीसी क्लासेस। तो एसपीसी क्लासेस में हम लोगों ने ऑनलाइन सीबीएसई के क्लासेस स्टार्ट किए जो 11th-12th दोनों के क्लासेस होते हैं। यहाँ पर 12th का इंफॉर्मेशन है बट यही मैं आपको 11th का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ। हमारे पास एक से बढ़कर एक लेजेंडरी टीचर है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे मेंटोर गाइड, हमारे स्वयं सीए स्वप्निल पटनी सर। ही इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते थ्रू आउट सीए लेवल्स एंड इनका अपना खुद का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप और आई वुड से नॉट ओनली स्टार्टअप, काइंड ऑफ यूनिकॉर्न है जो वेल फंडेड एंड सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्लासेस रन कर रहे हैं कॉल्ड एसपीसी क्लासेस। और ये आपको 11th और 12th में बीएसटी पढ़ाएंगे मेरे साथ, मतलब मैं और स्वप्निल सर मिलकर आपको बीएसटी पढ़ाने वाले, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाले 11th और 12th में। मेरा नाम है सीए आदर्श जोशी। आई हैव अ डिकेड लॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस। 35,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मेरी मिलेगी, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल की, 12th बीएसटी की और 11th की भी।
तो बहुत सारे क्लासेस ले रखे हैं और मैं आपको 11th-12th में बीएसटी पढ़ाता हूँ और सीए फाउंडेशन में लॉ भी पढ़ाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सीए फाउंडेशन की भी पढ़ाई आपको स्टार्ट करवा देते हैं 11th के साथ ही, क्योंकि देखो सीए करना है पता है तो फिर 11th से शुरू करो ना, देर क्यों करना है। फिर मैं आपको मिलाना चाहता हूँ सीए रूपक मिगलानी सर, ये आपको 11th-12th और सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले? अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं। तो अकाउंट्स एक मेन और कोर सब्जेक्ट है फॉर कॉमर्स फील्ड। फिर मैं बात कराने वाला हूँ प्रोफेसर केदार पांडे सर की, ये आपको 11th और 12th और सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले? इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले, और भी चीजें आपको बताने वाले इस सोसाइटी और इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर हमारे पास है प्रोफेसर शुभम जगदीश सर, जो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे और अकाउंट्स भी पढ़ाने वाले हैं फॉर 11th एंड 12th। तो ये पूरा टीम है दोस्तों, और हम लोग मिलकर आपको सीए फाउंडेशन प्लस 11th एंड 12th की प्रिपरेशंस कराएंगे। ठीक है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस। एक छोटा सा प्रोफाइल है, आप इसको देख सकते हैं इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, और नीचे आ रहे नंबर्स पे भी आप कॉल करके आप हमारी क्लासेस की इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, साइनिंग ऑफ, श्री आदर्श जोशी, थैंक यू सो मच।